नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है ICMR टू गेट रॉयल्टी फ्रॉम सेल ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन। आप सभी जानते हैं कि कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके निर्माण में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के कारण इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो दोनों के बीच में बटा हुआ है यानी कि शेयर्ड है। और इसी के चलते ICMR को भी इसकी रॉयल्टी पेमेंट मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन उसमें ICMR का भी बहुत बड़ा योगदान होने के कारण अब जो भी रॉयल्टी पेमेंट होगा वो दोनों के बीच में बटेगा। आपको ये भी याद रखना है कि अब ICMR का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसका नाम भी प्रिंटेड होगा उस वैक्सीन के बॉक्स पर, यानी कि भारत बायोटेक के साथ साथ ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का भी नाम वहां पर प्रिंटेड होगा, जिससे ये पता चले कि ये जो वैक्सीन है वो ICMR के सहयोग से बनाई गई है। आइए अब एक और न्यूज की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और न्यूज क्या है? ऑपरेशन कोजीत लॉन्च्ड बाय आर्म फोर्सेस टू फाइट कोविड-19 इन इंडिया। तो यहाँ पर भारत के आर्म फोर्सेस के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? कोजीत। यहाँ पर CO का मतलब क्या है? कोविड, और जीत का मतलब तो आप सभी जानते हैं यानी कि विन। तो यहाँ पर कोविड को हराने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आर्म फोर्सेस के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए यहाँ पर जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो भी इसेंशियल मेडिसिन है उनकी सप्लाई को सुचारू किया जाएगा, वहाँ पर मदद पहुँचाया जाएगा, जिससे कि भारत में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। तो आपको इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और न्यूज़ क्या है? इंडियन आर्मी इनॉग्रेट फर्स्ट सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ऑफ 56 kVA इन नॉर्थ सिक्किम। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का, जिसका कैपेसिटी कितना है 56 kVA, उसका जो है यहाँ पर नॉर्थ सिक्किम में इनॉग्रेशन किया गया है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 16,000 फीट। यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लांट है उसे IIT मुंबई के द्वारा सहयोग से बनाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि IIT मुंबई के द्वारा यहाँ पर सहायता दी गई है हमारे इंडियन आर्मी को, और जिसके चलते वो नॉर्थ सिक्किम में 56 kVA के सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उन्होंने क्या कर पाए हैं, वो स्थापना कर पाए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि IIT मुंबई के लोगों ने यहाँ पर इंडियन आर्मी की मदद की है। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसका शीर्षक है तंजानिया डिप्लोमेट्स डाइड ऑफ कोविड-19। तो भारत में किसी भी विदेशी डिप्लोमेट की यह पहली मृत्यु है। और यहाँ पर तंजानिया के रक्षा सलाहकार की जो है मृत्यु हो गई है 28 अप्रैल को दिल्ली में। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट फॉरेन डिप्लोमेट हैं जिनकी मृत्यु भारत में जो है कोविड-19 की वजह से हुई है। तो ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, लेकिन आपको उस देश का नाम याद रखना है कि किस देश के डिप्लोमेट की यहाँ पर मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। और न्यूज़ क्या है? कॉन्गो डिक्लेयर्स द एंड ऑफ 12th इबोला आउटब्रेक इन कंट्री। तो यहाँ पर कॉन्गो की सरकार के द्वारा अपने देश को इबोला फ्री घोषित कर दिया गया है। और आपको यहाँ पर देश का नाम याद रखना है, और देश का नाम क्या है? कॉन्गो। और यहाँ पर फरवरी के महीने में इबोला वायरस की कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, और उसके बाद ये माना गया था कि कॉन्गो में इबोला आउटब्रेक है। यहाँ पर उससे जुड़े हुए 12 केसेस देखने को मिले थे, जिसमें से 6 लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। तो आपको इस प्रोविंस का नाम भी याद रखना है जहाँ पर इबोला से मृत्यु हुई थी, और वो प्रोविंस कौन से हैं? नॉर्थ किवू। तो आपको याद रखना है कि कॉन्गो एक ऐसा देश है जहां पर इबोला आउटब्रेक हुआ था, और उससे इन्होंने लड़ाई करने के बाद जीत हासिल कर ली है, यानी कि कॉन्गो ने खुद को
इबोला फ्री घोषित कर दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के टाइम में ये। आइए अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। और न्यूज़ क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेट टू इन्वेस्ट 240 मिलियन पाउंड इन यूके। तो यहाँ पर यूके इंडिया बायलैटरल समिट के पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यूके में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यूके में 240 मिलियन पाउंड के लगभग अमाउंट का जो है क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे वहां पर 6500 जॉब्स क्रिएट होंगे। तो आपको याद रखना है कि भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि यूके में क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और यहाँ पर यूके में उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम से कम 240 मिलियन पाउंड का होगा। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यूके इंडिया बायलैटरल समिट में लगभग 1 बिलियन पाउंड से ज्यादा का निवेश का सौदा यहाँ पर घोषित किया गया है। लेकिन इन सभी में जो सबसे बड़ा सौदा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। आइए एक और न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और न्यूज़ का शीर्षक क्या है, आईडीबीआई बैंक बैक इन ब्लैंक इन फाइनेंशियल ईयर 2021 आफ्टर 5 ईयर। यानी कि आईडीबीआई बैंक जो है, जो पहले 5 सालों से घाटे में चल रहा था, वो 5 सालों के बाद फाइनेंशियल ईयर 21 में उसने क्या किया है, प्रॉफिट दिखाया है। और यहाँ पर उनका नेट प्रॉफिट 1359 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप सभी जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक को एलआईसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आईडीबीआई बैंक जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो एलआईसी के द्वारा। यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में आईडीबीआई को 12,887 करोड़ का लॉस हुआ था। और जबकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उसे जो है 1359 करोड़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो कंपनी पिछले 5 सालों से घाटे में जा रही थी, उसने यहाँ पर जो है प्रॉफिट दिखाया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मार्च के महीने में रिजर्व बैंक का जो पीसी है यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उसमें से जो है आईडीबीआई को मार्च के महीने में बाहर निकाल दिया गया था। यानी कि जब उसकी स्थिति सुधरने लगी थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो उनका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है उसमें से जो है इस बैंक को बाहर निकाल दिया गया था इस साल मार्च के महीने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके बैंक में और आने वाले जो एग्जाम है उसमें कभी भी जो है ये पूछा जा सकता है। आइए अब वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक क्या है, जस्टिस रिटायर्ड प्रफुल्ल चंद्र पंत अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका जो चेयरपर्सन का पोस्ट है वो बहुत दिनों से खाली था। और यहाँ पर जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है जो कि 25 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको नाम याद रखना है जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत का, क्योंकि आपको एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जस्टिस पंत जो है वो एनएचआरसी में 22 अप्रैल 2019 को उन्होंने एनएचआरसी ज्वाइन किया था। और यहाँ पर उन्हें अभी एनएचआरसी का एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आया है जिसका शीर्षक है सिंधु फॉर बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। तो यहाँ पर भारत की पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को नॉमिनेट किया गया है एज एन एथलीट एम्बेसडर फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पर भारत की पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को बिलीव इन स्पोर्ट का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। और ये एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। और न्यूज़ क्या है, प्रणति नायक क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक। तो यहाँ पर भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्टिक में प्रणति नायक को महाद्वीपीय कोटा के माध्यम से क्वालिफाई यहाँ पर उन्होंने कर लिया है। यानी कि अब वो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी। तो आपको याद रखना है उनका नाम, और नाम क्या है, प्रणति नायक। और आपको ये भी याद रखना है कि 2019 में उनके द्वारा एशियन आर्टिस्टिक
जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था और अभी उन्होंने क्या किया है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो भारत की तरफ से पहली जिम्नास्ट हैं इस बार की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है बाय कॉन्टिनेंटल कोटा। आइए एक और न्यूज को यहाँ पर देख लेते हैं और न्यूज क्या है, मैग्नस कार्लसन विन न्यू इन चेस क्लासिक फॉर फर्स्ट टूर टाइटल। तो यहां पर मैग्नस कार्लसन के द्वारा मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर को जो है जीत लिया गया है उनके 5वें अटेम्प्ट में। तो यहां पर उन्होंने पहली बार जो है इस चैंपियनशिप को जीता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नस कार्लसन उनके द्वारा मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर को पहली बार जीता गया है। आइए अब इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं और आज 4 मई है और 4 मई को हम कोल माइनस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 4 मई कोल माइनस डे। और यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये दिन वो कोल माइनर्स जो कि दिन रात काम करते हैं कोयला खदानों में, उनके जो काम को, उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए मनाया जाता है। और खास करके जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था पूरी दुनिया में और उस समय जब कोयले की डिमांड बढ़ी थी और उस टाइम जिन लोगों के द्वारा कोयले के खदानों में कड़ी मेहनत की गई थी उन सभी हीरोज को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम क्या करते हैं, कोल माइनस डे को सेलिब्रेट करते हैं 4 मई को। यहाँ पर आप जानते हैं कि भारत भी कोयले का बहुत ही बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ पर ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो कोल माइनिंग है वो 1774 में शुरू की गई थी जब जॉन समर और सुवेटेनियस ग्रांट हिटली ने दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे के रानीगंज कोल्ड फील्ड में खुदाई शुरू की। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है कोयले की खनन की शुरुआत 1774 में हो गई थी और यहाँ पर सबसे पहले जो है रानीगंज कोल फील्ड में जो है इसकी खुदाई शुरू की गई थी। तो यहाँ पर ये बताना बहुत ही जरूरी था क्योंकि आज क्या है, कोल माइनर्स डे है। 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। पूरी दुनिया में जो फायर फाइटर्स के द्वारा जो बहादुरी दिखाई जाती है, अपने जीवन को दांव पर लगा करके दूसरे के जीवन को बचाया जाता है, इन सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस दिन को मनाने का जो प्रपोजल है वो कब आया और कैसे आया है। यहाँ पर जो दूसरा लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिस डे प्रपोजल वॉज गिवन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 1999 on 4 जनवरी आफ्टर द डेथ ऑफ 5 फायर फाइटर्स इन ऑस्ट्रेलिया बुश फायर। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग को बुझाने के क्रम में जो है 5 फायर फाइटर्स का जो मृत्यु हुआ था, तो यहाँ पर उनके बलिदान को देखते हुए 1999 में सबसे पहली बार इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाने का प्रपोजल रखा गया और बाद में चल करके 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में घोषित कर दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे का जो सिंबल है वो क्या है, ब्लू और रेड रिबन है। यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो वाटर को दर्शाता है और जो रेड कलर है वो फायर के यानी कि आग के कलर को दर्शाता है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो फायर फाइटर्स डे होता है उसका सिंबल क्या है, तो आपको याद रखना है रेड एंड ब्लू कलर का रिबन। आइए एक और इम्पोर्टेंट डेज की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज 4 मई है और आज का जो दिन है वो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई है और आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस साल जो फर्स्ट ट्यूसडे है मई का वो 4 मई को आया है। तो इस साल हम क्या करेंगे, 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में हम लोग क्या करेंगे, मनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि हर साल मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और यहाँ पर जो 4 मई है वो भी मंगलवार का दिन है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसे वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि इट इज़ एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी कि GINA। इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीना का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। उसके साथ मिल करके और दूसरे जो हेल्थ केयर ग्रुप हैं वो सभी आपस में मिल के
अस्थमा को लेकर के अवेयरनेस स्प्रेड करने के नाम पर क्या करते हैं, इस दिन को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस वर्ष 4 मई को हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे। और यहाँ पर इसका जो थीम है वो हर साल बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद रखना है कि इस साल का थीम क्या है, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। तो अस्थमा की भ्रांतियों को क्या करना, उजागर करना, वो इस साल का वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम है। तो थीम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे और आपको याद रखना है। मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बातें करें तो फर्स्ट वर्ल्ड अस्थमा डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1998। आपको याद रखना है कि पहला जो वर्ल्ड अस्थमा डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था, 1998 में, इन मोर देन 35 कंट्री, अलॉन्ग विथ द फर्स्ट वर्ल्ड अस्थमा मीटिंग हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन। और उसके बाद से हर साल लगातार जो है वर्ल्ड अस्थमा डे को क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपको ईयर याद रखना है जिस साल से इसकी शुरुआत हुई थी, और पहली जो वर्ल्ड अस्थमा मीटिंग है वो कहां पर हुई थी, बार्सिलोना स्पेन में। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं अस्थमा से रिलेटेड जिनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिया के फेमस वाटरफॉल के नाम का लिस्ट दिया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो भी वाटरफॉल का मैंने यहाँ पर नाम दिया है उन सभी का नोट्स बना लेना है, उसको याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आप हमेशा देखेंगे कि इन वाटरफॉल्स को जो है पूछा जा रहा है। जैसे नोह कलाकाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, मेघालय में। इसी तरीके से किनारे फॉल को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और वो कहाँ पर है, मेघालय में। मीनमुट्टी फॉल्स जो कि कहाँ पर है, केरल में। तो इन सभी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। कूने जलप्रपात को भी बार बार पूछा जाता है जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बेरी पानी फॉल्स जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है, उसे भी बार बार पूछा जाता है। पलानी जलप्रपात उसे भी पूछा जाता है जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो एक एक करके सारे जलप्रपातों को यहाँ पर आप क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके हो जाता है। आइए अब आज के करंट अफेयर्स पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी और आपके ऑप्शन है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, अस्थमा मिसकंसेप्शन, तीसरा है अस्थमा एंड वर्ल्ड, और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड अस्थमा डे वाज सेलिब्रेटेड। और आपके ऑप्शन है 1995, 1996, 1998 और ईयर 2000। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन इंडिया कोल माइनिंग हैड बिगेन इन विच ईयर। और आपके ऑप्शन है 1770, 1880, 1774 और 1775। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और यहां पर आपके ऑप्शन है ब्लू स्टार, ब्लू एंड रेड रिबन, ग्रीन फ्लैग और ब्लू फ्लैग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको चर्चा भी की थी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जरूर ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज एन एथलीट एम्बेसडर ऑफ बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। और आपके ऑप्शन है पीवी सिंधु, मिशेल ली, सी है आपका ए एंड बी और डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी। और आपके ऑप्शन है टी रवि कुमार, प्रफुल्ल चंद्र पंत, एचएल दत्ता और नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए। और आपके ऑप्शन है पब्लिक करेक्टिव एक्शन, बी है आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, सी है प्योर करेक्टिव एक्शन और डी है नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच कंट्री हैज अनाउंस द एंड ऑफ इबोला आउटब्रेक। और आपके ऑप्शन है कॉन्गो, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और घाना। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑपरेशंस हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी टू फाइट कोरोना वायरस। और आपके ऑप्शन है जीत, फाइट कोविड, सी है आपका को जीत और डी है आपका फाइट विथ कोविड। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
इन विच स्टेट जोरांडा फॉल्स लोकेटेड, और आपके ऑप्शन है झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, कर्नाटका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं और आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर 10 में 10 स्कोर करेंगे। अगर आपने यहाँ पर सारी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको आज का ये करंट अफेयर्स का अंक अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।